दलील विच तुहाडा स्वागत है। तो मैं हाँ SP सिंह। आज़ादी बड़ा मुबारक। जैसी कैसी भी है, ये तिरंगा तो ये देश साडा। आज़ादी दे इस शुभ दिहाड़े दे उत्ते असी सोचा किसी ऐसे व्यक्ति नाल गल की जाए जिहड़ा सानू आज़ादी दे मायने समझा सके, एक कित्थों तक किस किस दे घर पहुँच चुकी है, तो बाकी दी आज़ादी लई किन्नी कु लड़ाई कौन किहड़े मुहाज़ां ते लड़ रहा है। ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮਧੂ ਕੀਤਾ श्री मणिशंकर अय्यर जी ਨੂੰ। मणिशंकर अय्यर जी की उम्र आज़ाद हिंदुस्तान तो रता कू वधेरे है। लोक सभा के MP रहे ने 3 बारी, मल्टीपल टाइम्स राज्य सभा के MP रहे ने, देश के मिनिस्टर रहे ने, तो हिंदुस्तान के हर पिंड दे विच, पंजाब के हर उस पिंड दे विच जिथे ग्राम सभा करनी है कि नहीं करनी बारे लड़ाइयाँ होंदियां ने, इन्हां दी छाप है। क्योंकि मणिशंकर अय्यर जी पितामह ने उस कानून दे, उस संविधानक सोध दे 73वीं ते 74वीं सोध दे जिसने देश दे विच पंचायती राज लैके आंदा। सो मणिशंकर अय्यर जी का जन्म लाहौर दे विच लक्ष्मी मैंशनस का है। इहदे नाल साडा की नाता है? साडा एक बड़ा ही सक्का लगदा सादत हसन मंटो उत्थों का वसनीक रहा है। पंजाब नाल पता नहीं किहड़े किहड़े धागियां ने मणिशंकर अय्यर जी नूं जोड़ रखा है। वैसे हिंदुस्तान की इलीट नूं बिलोंग करते हैं। दून स्कूल, सेंट स्टीफन्स, फिर कैंब्रिज यूनीवर्सिटी, ट्रिनिटी हॉल और राजीव गांधी दे स्कूल विच भी सीनियर रहे तो कैंब्रिज विच भी सीनियर रहे। मणिशंकर अय्यर जी कोल हिंदुस्तान की पिछले 7 दहाकियां की सियासत के नाल रिंग साइड सीट है। सो मणिशंकर अय्यर जी, let me ask you the most foolish and the most solemn question first so that we can get away with it. Are we independent? कि असी सचमुच आज़ाद हाँ? हम थे आज़ाद। 1947 से लेकर तकरीबन 68 साल तक हम आज़ाद थे और इस देश को संविधान के अनुसार चलाते थे। लेकिन पिछले चंद साल में वो आज़ादी घट रही है और मुझको जो भविष्य है वो ज़रा अंधेरा मन लगता है। 1947 में एक बड़ा सवाल था और दुनिया पूछ रही थी। सच्ची बात यह कि हम भी अपने आप से पूछ रहे होंगे, क्या हम एज अ कंट्री सरवाइव करेंगे? पूरी दुनिया सोचती थी, इतना डाइवर्स कंट्री, इतनी भाषाएं, अचानक अंग्रेज़ चले गए, ये अपने आप को रूल भी कर पाएंगे? उस समय तो नहीं सोचा होगा किसी ने कि 75 साल के बाद अभी वो सवाल पेंडिंग है। क्योंकि अब आप जैसे बहुत लोग अब फिर से पूछ रहे हैं, जिस तरह से देश चलने लग गया है, क्या हम सरवाइव कर पाएंगे? 1947 में दुनिया जो सोच रहा था सोचे, लेकिन हमारे जो नेतागण थे वो सब जानते थे कि भारत अब एक देश बन गया है और हमेशा हमेशा के लिए वो टिक कर रहेगा। और क्यों? क्योंकि हमने अपने विविधता को एक बोझ नहीं समझा। हमने अपने विविधता को हमारा एक अनमूल्य एक वस्तु समझा जिसको कि हमें कायम रखना है। अब इस विविधता को कायम रखना हो तो एकता हमारे देश में इसी विविधता पर कायम कर रखना है। तो जिस तरह की एकता आज का रिजीम पैदा करता जा रहा है, आपको लगता नहीं कि उनका भी एक सपना है कि देश इस तरह से एक हो जाएगा जैसे पाकिस्तान एक हुआ था? एक ऐसा सपना है तो, लेकिन किस आधार पर? टू नेशन थ्योरी उनका के आधार कहना पर है कि यूनिटी इन यूनिफॉर्मिटी, और हम कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो रिजीम अब उस थ्योरी की, उस टू नेशन थ्योरी की जिसके आधार पे पाकिस्तान बना था, अब विंडिकेशन कर रहा है। अब सरकार कह रही है कि वो ठीक कह रहे थे, जिन्ना भी ठीक कह रहे थे, मुस्लिम लीग भी ठीक कह रही थी, टू नेशन ही था। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को उनका पाकिस्तान मिल गया तो अब हिंदुओं के लिए आप हिंदू राष्ट्र बनाइए। और इसका जवाब दिया गया कि नहीं, हम नहीं एक हिंदू राज बनाएंगे, यहाँ हम एक सेक्युलर राज बनाएंगे जिसमें कि हर तबका धर्म के आधार पर हो या जात के आधार पर हो, भाषा के आधार पर हो, संस्कृति के आधार पर हो, जो भी विविधता है हमारे देश में उस सब को अपनाते हुए
हम इस देश की एकता बनाएंगे। क्योंकि वो जानते थे कि यदि हम ये कहने लगे कि सब भारतीय समान नहीं हैं, कि कुछ आगे हैं क्योंकि वो हिंदू हैं और तुम तो दूसरे वर्ग के हिंदू हो बाद में आए, क्योंकि तुम बाहर से सिख आए। हो, और फिर कोई मुसलमान है तो वो भारत में क्यों रह रहा है, वो पाकिस्तान जाए। इस किस्म का सोच जो था सन 2014 तक सरकार में नहीं था। और मैं कहूं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के ज़माने में 3 बार वो देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन उनके मन में भी ये नहीं आया कि हम हिंदुओं को प्राथमिकता दें और बाकी समाजों को हम कम वर्ग दें। लेकिन अब बड़ी खुशी से ये लोग कहते हैं कि गर्व से ये कहो लोग हम जितनी हिंदू खुशी से- हैं, जबकि उनको कहना चाहिए कि गर्व से कहो हम हिंदुस्तानी हैं। ये लोग अगर इतनी खुशी से कर रहे हैं, मैं आज की ये अखबारें देख रहा था, बड़े बड़े पन्ने भर रखे हैं, हर घर तिरंगे की बात हो रही है, पूरे देश की सड़कों पे लोग तिरंगा लेके घूम रहे हैं, घरों के ऊपर तिरंगे लहरा रहे हैं। ये इतनी, अब क्या इसको स्टॉक मार्केट वाली अगर टर्म यूज करें तो ये इतनी इरेशनल एक्सुबिरेंस फिर क्यों है अमृत काल के बारे में, इंडिपेंडेंस डे के बारे में? या क्या ऐसा है कि सच्ची बात ये है कि बात हिंदू राष्ट्र बनाने की नहीं है? जिन लोगों के घर आज़ादी पहुंच गई, जिनको मिल गई, इस देश के अशरफिया को, एलिट को, वो इसको मनाते हैं और उनको उनकी कोई परवाह नहीं है। जिनको अभी आज़ादी के मायने भी हम नहीं समझा सके, उनको तो हम बेसिक कम्युनिटीज़ नहीं दे सके, वहाँ तो हम गुर्बत शिक्षा, बिल्कुल बेसिक शिक्षा तक नहीं दे पाए। तो उनको जब उसके महीने तक नहीं पता चलेंगे, कोई चीज़ उन्होंने कभी देखी नहीं है, उससे वो कंप्लीटली अजनबी हैं, तो वो उन्होंने आपका साथ क्यों देना था? फिर वो उसका साथ देंगे जो उनको कहता है कि आप में गर्व भर रहा हूं, मैं आपको बड़ा दिखा रहा हूं, देश आपका है। मैं आपसे असहमत हूँ, जी क्योंकि आज़ादी का मतलब नहीं बनता है मात्र आर्थिक आज़ादी जी या सामाजिक आज़ादी। आज़ादी तो गुलामी से मिलता है। और इसलिए सन 1947 में जब 2/3 हिंदुस्तानी गरीबी रेखा के नीचे थे, उन्होंने आज़ादी के लिए लड़ाई की। सब लोग इकट्ठे हो गए ये कहने के लिए कि हम अंग्रेज़ों के गुलाम नहीं रहना मान चाहते। लिया। लेकिन ये काफ़ी नहीं है, बिल्कुल। हमें आर्थिक सामाजिक आज़ादी पाना है। और उसको पाने के लिए हमारे सामने एक बहुत मुश्किल कर्तव्य है और उसको हम पूरा करें। उन्होंने ये नहीं कहा कि 5 साल में 10 साल में हो जाएगा, उन्होंने कहा कि प्रयास इसी दिशा में रहे मैं मानता हूं कि हम समृद्धि ले आए हमारे सब लोगों को। मैं मानता हूं कि ये वर्क इन प्रोग्रेस होता है, और ये भी ठीक है कि मिलियंस पुल्ड देमसेल्व्स आउट ऑफ पॉवर्टी, और एक अंग्रेज का वो जूला निकल जाना कंधों से और अपना फैसले, अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद करना, अपनी डेस्टिनी खुद चुनना, तो आज़ादी इसका मायना हो गई। परंतु प्रजा का ब्रिटिश सब्जेक्ट से एक सिटीज़न होने का जो सफ़र है, अब हिंदुस्तान के ये बाशिंदे तो हैं, यहाँ रहते तो हैं, रेजिडेंट तो हैं, परंतु सिटीजनरी का कॉन्सेप्ट हम नहीं डेवलप कर पाए उतने बड़े लेवल पे। अब बहुत से लोगों को, इस देश में अधिकांश लोगों को ये मालूम नहीं है कि मैं सिटीज़न हूँ। आप सोचिए, जिन लोगों ने पढ़ा होगा कि रोमन सिटीजन, आप कहते हो आई एम फ्रॉम रोम एंड यू गेट अ पासपोर्ट थ्रू द वर्ल्ड। अब मेरे देश का आदमी, उसको नहीं लगता कि मैं इतने अधिकार संपन्न हूँ क्योंकि मैं देश का नागरिक हूँ। जब ये सिटीजनरी का कॉन्सेप्ट हम नहीं ला पाए, तो उसके लिए आज़ादी के क्या मतलब है इस 75 वर्ष के? उसके लिए उसके मतलब निकलते हैं कि छत पे तिरंगा, मुझे गर्व है, देश मेरा है, फौजी मेरा कारगिल पे खड़ा है, उसकी बात उनको समझ आती है। आज़ादी का मतलब ये नहीं बनता है कि हम हर घर में तिरंगा फैलाएं ना। हम भारत की आवाम, वी द पीपल, वहीं से शुरू होता है कि किसी और, हम अपने को एक संविधान देते हैं। वो बहुत ज़रूरी है समझने के लिए, क्योंकि इसका मतलब बनता है कि हम और आप, जी, मैं और आप, हम एक दूसरे को ये दे रहे हैं इस संविधान। और फिर हम सरकार से कह रहे हैं कि आप 5 साल तक टिके रहिए, वो आपका अधिकार बनता है क्योंकि हमने आपको वोट दिया। लेकिन 5 साल के बाद हम असंतुष्ट हों तो हम आपको बदलेंगे। और गजब की बात है
कि पिछले 75 साल में हालांकि अनेक सरकार आई हैं, जबकि वक्त आता है जबकि आवाम के प्रतिनिधिगण वहाँ पार्लियामेंट हो या स्टेट असेंबली हो, वो कहें कि अब बस बहुत हो गया है, तो वो चले जाते हैं। ये नहीं कि वो फौज से कहते हैं कि इनको मारो, बाहर सड़कों पे नहीं पुलिस को नहीं बुलाते, कहते हैं धन्यवाद आपका, मैं गवर्नर साहब के यहाँ जा रहा हूँ इस्तीफा देने के लिए या राष्ट्रपति जी के पास जा रहा हूँ ये करने के लिए। जानते हैं तो इस संविधान में आज़ादी का जिक्र है जी, आज़ादी का जिक्र है, समानता का जिक्र है और भाईचारे का जिक्र है। ये तीनों जुड़े हुए हैं। इस पे कोई मतभेद हो नहीं सकता है, मतभेद सिर्फ लेकिन है जी, आज के दिन इन तीनों पर है, क्योंकि आज़ादी का मतलब बनता है और वो संविधान में लिखा है कि जो आप सोचें आप सोच सकते हैं, जो आप बोलना चाहते हैं आप बोलिए, जो आप लिखना चाहते हैं वो लिखिए, जिनके साथ आप मिलना चाहते हैं फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन वो आप कर सकते हो। लेकिन इन दिनों में इतना डर फैला हुआ है कि तकरीबन सारे संपादक अपने पीछे देख रहे हैं कि अमित शाह जी हमारे पीछे आ रहा है या नहीं। तो इस माहौल में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हम अपने को आज़ाद नहीं कह सकते। हाँ, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई, इस सब का तो जब मेरे कुछ देश के लोगों ने और अधिकांश लोगों ने जब आज़ादी पाई होगी तो उनको तो ये मालूम है कि हम गुलाम किसके हैं। वो अंग्रेज़ के गुलाम ज़रूर थे, परंतु हमें लगता था, और नेहरू जी ने कहा कि आज़ादी का मायने बड़े हैं, और हमें भी था कि जैसे जैसे आज़ादी के सालों में हम आगे बढ़ेंगे, आज़ादी के मायने और अनलेयर अनपैक होते चले जाएंगे, बड़े होते जाएंगे। अगर इस दायरे ने वसी होना था, आगे बढ़ना था, तो एक बहुत बड़ा सवाल हिंदुस्तान के सामने कास्ट का था। लोग अपनी जाति के गिरफ्त में गिरफ्तार हो जाते थे जन्म से ही, और मरने तक आप दलित रहेंगे, आप दबे कुचले रहेंगे। ये जो इससे जो मुक्ति पानी थी, जो कास्ट की एनहिलेशन का एक प्रोग्राम चलना था, वो जंग तो हमने शुरू भी नहीं की 75 सालों में। नहीं, ये आप 2014 नहीं तक कह भी ऐसा सकते नहीं कि हैं जंग कोई लड़ी जा रही थी। आप ये कह सकते हैं कि हमने पूरा नहीं किया, लेकिन कि हमने कदम उठाया, एनसीईआरटी की किताबों में है। गजब की बात है। कोई और देश नहीं है जहां की जो अमेरिकन आज कहता है अफर्मेटिव एक्शन, जी, वो सबसे पहले हमारे हिंदुस्तान संविधान से में हुआ। आया। जी बिल्कुल। जब मैं फॉरेन सर्विस में आया तो हम 16 लोग थे और 16 में से 4 अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जातियों से जुड़े हुए थे। जी, तो उनकी एक हद तक तरक्की हुई है और छुआछूत तो अब तो बिल्कुल क्रिमिनल बन गया है। छुआछूत क्रिमिनल हो गया है, और जो जाति का जो डिस्क्रिमिनेशन है वो तो एक स्ट्रक्चरल रियलिटी हो गई है हमारी। सच हाँ, लेकिन अब देखिए, पंडित जी और इंदिरा जी ने और राजीव जी, इन सब ने कहा कि हम मंडल को अपना नहीं सकते हैं क्योंकि जात के आधार पर हमारी राजनीति चलेगी, और इसलिए उन्होंने नहीं अपनाया। ये नहीं कहा कि ये पिछड़े वर्ग के लोग नहीं हैं। आज कांग्रेस ये कहना अफोर्ड नहीं कर सकती है। उन्होंने कहा कि यदि इस आधार पर कि आप कौन से जात के हो, आपको आरक्षण मिला या पढ़ाई मिली या कुछ मिला, तो तब इस जातिवाद को हम हटा नहीं सकते हैं। अच्छा, मुझे मालूम है आप से कंटेस्ट करेंगे, परंतु जो आप कह रहे हैं अब तो ऐसा कुछ बीजेपी भी कहती है। अब अभी क्या और इंटेंशन से कहती है? मैंने बीजेपी का नाम अब तक नहीं लिया, आपने लिया, चलिए मुझको इजाजत मिल गई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बीजेपी के श्यामा प्रसाद मुखर्जी के अलावा और कोई नहीं था संवैधानिक असेंबली में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जी। और बहुत साल तक उनके 2-4 लोग चुनकर आते थे। तो तब उन्होंने कहा, आरएसएस के लोगों ने कहा कि हम ये जो तिरंगा जिसको घर घर पर लगा रहे हैं पूरे 60 साल तक नहीं लगा। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने इसको माना ही नहीं। उन्होंने कहा कि हमारा देश का जो परचम है वो जो भागवत ध्वज है वो है,
और उसी को वो चढ़ाते थे। उनका कोई योगदान नहीं रहा हमारे संविधान बनाने में, कहना अच्छा न तो हमारे देश के निर्माण में। कहना अच्छा नहीं और अब लगता। अचानक वो आ गए हैं जी। तो इसलिए वो लापरवाही कर रहे हैं हमारे संविधान मुझे का। पता नहीं है, आज से 75 सालों के बाद जो ध्वज जो फहराया जाएगा घर घर के ऊपर, उसका रंग क्या होगा, केसरिया होगा, तिरंगा होगा, या कुछ भगवा जैसा होगा। अब तो बहुत से सवाल हैं। मैं पल भर के लिए ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ, और जब वापस आते हैं आप, क्योंकि पंजाब में बैठे हैं, तो आज़ादी और पंजाब और यहाँ पे जिस तरह से आज़ादी को देखा जाता है, और तमाम रेस्ट ऑफ इंडिया, बाकी का हिंदुस्तान उस आज़ादी को कैसे देखते हैं, इसके बारे में बात करेंगे, बट आफ्टर दिस ब्रेक तो बाद फिर स्वागत है। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਮਨੀ ਸ਼ੰਕਰ ਅਈਅਰ ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਾਇਨਿਆਂ ਬਾਰੇ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਇਹਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਦੂਜਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਸਕੋ ਕਹਤੇ हैं ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਉਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਵੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲਈ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਨੇ, ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਫਰਕਾ ਹੈ, ਕਿ ਕੋਈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਟੈਸਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸਪੇਸ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਨੀ ਸ਼ੰਕਰ ਅਈਅਰ ਜੀ, देयर इज़ अ सेंस कि हिंदुस्तान डजंट रियली अंडरस्टैंड, देश ठीक से नहीं समझता है कि 15 अगस्त 1947 पंजाब में कैसे प्ले आउट हुआ था। जस्ट एज ये भी मुझे लगता है कह देना चाहिए, जैसे पंजाब शायद उतना नहीं समझता है कि बेचारे बंगालियों के लिए कैसे प्ले आउट हुआ था, और शायद पंजाबी और बंगाली दोनों मिला के नहीं समझते हैं कि सिंधियों के लिए कैसे प्ले आउट हुआ था। और शायद देश के तमाम जगह जगह से लोग, कोई बदाऊं से, कोई दुबई से, कोई कहाँ कहाँ से लोग पाकिस्तान चले गए, तो नहीं समझ में आता था। मैं खुद एक रिफ्यूजी फैमिली से आता हूँ, मेरे माता पिता मिंटगुमरी ज़िले से आए हैं, तो वो सारी कहानियाँ मैं उनकी उम्र भर सुनते रहा हूँ। और बाद में मैंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी में हिंद पाकिस्तान सिविलियन डिस्कोर्स पे काम किया, और आप तो उस मुहाज पे बहुत बड़ा नाम है इस सब कॉन्टिनेंटल पीस की जो बड़ी एक लड़ाई है उसमें। आपको लगता है कि एक डिस्कनेक्ट आज़ादी को देखने के तरीके में पंजाब का या इस रीजन का और बाकी के हिंदुस्तान का भी है? एक आप इस पर मैं जोर लगाना चाहता हूँ कि हालांकि मेरा परिवार तमिलनाडु का है जी, मैं भी यहीं आप ही के पंजाब में था जबकि देश को बांटा गया था। आप लाहौरी हैं बाय बर्थ? तो मैं लाहौर में था जी, या मेरे पिताजी लाहौर में थे जी, हम शिमला में। तो परिवार भारत में था 15 अगस्त को, और 14 अगस्त को मेरे पिताजी पाकिस्तान में थे। और उन्होंने तय किया कि मैं पाकिस्तान में ही रहूंगा, क्योंकि वो बहुत बड़े मशहूर चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, और उनके सारा बिजनेस जो था वो पेशावर से लेकर कराची तक पहुंचता था। तो उन्होंने कहा कि दिल्ली जाकर क्या फ़ायदा, मैं तो यहीं रह जाऊंगा। और फिर उनको सिखाया गया, जबकि वही सब्जी वाला जिन्होंने उनसे कहा था कि आप अपने दरवाजे पर एक ताला लगा दो, एक बड़ा ताला, और मैं सबसे कह दूंगा कि शंकर साहब हिंदुस्तान चले गए, ये जनून को एक हफ्ते 10 दिन में ख़त्म होगा, और फिर उस बीच में मैं हर दिन आपके यहाँ आऊँगा, खटखटाऊँगा, और जो सब्जी वगैरह दाल वगैरह जो भी खाना है मैं दे दूँगा। जबकि यही सब्जी वाले ने एक छुरी निकाला, उनको दिखाया और कहा कि आप नहीं गए तो ये चलेगा। उनको तब समझ में आया कि पार्टीशन का क्या मतलब है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि सबसे दुखद जो घटना मुझको हुई है वो तब हुई थी जबकि मैं पाकिस्तान में था। मैं पाकिस्तान में पहला कौंसल जनरल था जी, पूरे 3 साल के आप लिए। डिप्लोमेट रहे हैं। हाँ, 60 78 से आपका लेकर करियर है। 82 तक जी, और उसके दौरान मैं अटक पहुंचा, और अटक से मैं दक्षिण के दिशे में और थोड़ा बहुत पूर्व के दिशे में मैंने अपने आंखों लगाए और कहा कि ये पंजाब एक होता अटक से पलवल तक। और सच बात यह कि आपका कुछ तो वजूद इसका मतलब वहां पड़ा कौन है। चुनौती दे सकता था? पंजाब ही सबसे अहम प्रांत होता उस भारत में जो कि जुड़ा हुआ होता, लेकिन इसके पश्चात हुआ क्या? पारे जो आपके पहाड़ी इलाके थे वो बन गए हिमाचल प्रदेश जी, फिर आपके जो हिंदी बोलने वाले थे बहुमत में हरियाणा वो बन गया हरियाणा, और
जहां की आपके यहाँ 130 सीट होते पार्लियामेंट में, उत्तर प्रदेश से ज्यादा, अब कोई पूछता नहीं आज 13 रहे सीटों को। 13। हम्म। तो ये दुखद बात नहीं है क्या? तो इसलिए मैं समझता हूं कि सबसे पीड़ित जो लोग बने इस पार्टीशन के कारण, वो थे पंजाब के लोग। और यही बिल्कुल इसी कारण तरह से, है कि बंगाल में वो माहौल नहीं है जो कि पंजाब में है। वो वहाँ इतना नहीं देखते हैं ढाका के तरफ, जी। जितना कि आप लोग लाहौर के तरफ देखते इसीलिए हैं। ढाका की मलमल मिलनी बंद हो गई है, परंतु बोस की अभी पंजाब पाकिस्तानी पंजाब से पंजाबी ले आते हैं। अब जो आपने बात की सब्जी वाले की, पहले ताला लगाने की और फिर छुरी दिखाने की, तो ये एक बात तो आपने कह ही दी कि जो प्रोजेक्ट ऑफ हिस्ट्री होता है वो इंसानों को ऐसे बदल देता है। अब मैं आपसे ये ज़रूर पूछना चाहूँगा, 75 सालों में ये प्रोजेक्ट ऑफ हिस्ट्री किस तरह से चला है? हम जानते हैं कि हिस्ट्री प्रोजेक्ट्स ने देश बनते हैं, नेशनहुड इस तरह से तामीर की जाती है। अब वो, आप पहले बात कर रहे थे कि अब वो प्रोजेक्ट दोबारा से रीलॉन्च कर दिया गया है। अब नए लोगों ने रीलॉन्च किया है 2014 से लेके। एक बहुत डिटर्मिन्ड रिजीम है और उसने एक सवाल फिर से खोला है। और कभी कभी लगता है क्या सचमुच में ये सवाल अनरिजॉल्व छोड़ दिया गया था 15 अगस्त 1947 को, विच लेट अस नेम इट, ये माइनॉरिटी और ये सब मैं कोड वर्ड्स नहीं यूज़ करना चाहता, इट्स कॉल्ड द मुस्लिम क्वेश्चन। अब ये इतने बड़े बड़े मोदी जी के भाषण सुन के और हर घर तिरंगा के इश्तिहार अखबारों में देख करके आप तसव्वुर कीजिए उस मुसलमान लड़के का जो कहीं एक सादी बस्ती में जहाँ हिंदू बहुत सारे रहते हैं, उसके मन पे कितना बोझ है कि उसकी छत पे लगा तिरंगा सबसे बड़ा होना चाहिए, बहुत प्रोमिनेंट होना चाहिए। आप थिंक ऑफ दैट। बहुत दुख की बात है कि हम अपने ही आवाम को बांट रहे हैं अलग अलग वर्ग पर, अलग अलग वर्ग में, और वो भी धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर। ये कभी होना ही नहीं चाहिए था हिंदुस्तान में। और इसीलिए हमने संविधान में न केवल आज़ादी की बात की, लेकिन समानता की बात की, कि हर एक हिंदुस्तानी समान है, या और उस समानता के तरफ सारे जो सरकार के नीतियां हैं वो सब ऐसा ही बनाया जाना चाहिए। और कि आवाम आपस में भाईचारे का जो एक सेंटिमेंट है उसको उभरना है, उसको। और ये जब तक कि ये समझ में ना आए कि आज़ादी, समानता और भाईचारा जुड़े हुए हैं और यही है हिंदुस्तान, जितने भी तिरंगे आप घर घर में लगाओ तब तक भारत नहीं भारत बनेगा। संविधान को कदर करना कता कलामी चाहिए। के लिए माफ़ी। आपसे मुझे एक बात आपके बारे में मालूम है, हम सालों से आपको देखते आ रहे हैं और दशकों से आपको पढ़ते आ रहे हैं। मैं इतनी बात जानता हूँ जब से आपको जाना है कि आपको दोनों तरह के जवाब देने आते हैं। दोनों तरह के जवाब देने आते हैं। एक वो जो बिल्कुल पॉलिटिकली करेक्ट होते हैं, एनसीईआरटी की मेरी स्कूल की पढ़ी किताबों से एकदम से अलाइंड होते हैं, और एक वो जो उतने कैंडिड होते हैं जो सियासतदान आमतौर से अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो मैं उस संदर्भ में उस आशा से पूछ रहा था, क्या इस देश में जो सेकुलर पॉलिटिकल पार्टीज़ भी हैं, या जो कभी एक फ्रंट, कभी जनता फ्रंट, कभी यूनाइटेड दल फ्रंट और कभी कांग्रेस लेड कोई भी फ्रंट या बिना कांग्रेस वाला फ्रंट बनाती रहती हैं, क्या उनमें कोई सीधे सीधे मुस्लिम के सवाल पर दस्त पंजा इस स्ट्रॉन्ग रिजीम से ले रहा है? किसी में ये कुव्वत है और ये इरादा है? मैं हूं, आप ले रहे हैं। मुझे नहीं पता कि और कौन है जी। लेकिन कांग्रेस कहती है कि वो बीजेपी के खिलाफ है हर क्षेत्र में। लेकिन अब मैं जानना चाहता हूं जी। कि मेरे अलावा, मैं जानता हूं 2-4 लोग जो कि ये कहने को तैयार होंगे, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि नेतृत्व में कौन तैयार है अपने ही पिताजी के शब्दों का दोबारा इस्तेमाल करने का। क्योंकि जब तक कि हम ये नहीं कहते बिना सोचे कि हिंदू हमें वोट देगा, सिख हमें वोट देगा, हम कहें कि भारत को सेक्युलर रहने से ही टिक सकता है, और यदि एक नॉन सेक्युलर भारत हो तो शायद उसको टिकना नहीं चाहिए, ये कहने के लिए
कौन है तैयार? मैं हूं आई तैयार। होप एटलीस्ट योर पार्टी इज लिसनिंग टू इट, और कम से कम वो बीजेपी लाइट वाला कोई वर्जन ना बने। अब पंजाब में है, जब हर घर तिरंगा जिन दिनों में लहराया जा रहा है, इन दिनों में पिछले 75 सालों से पंजाबी एक दुआ करते हैं, एक अरदास करते हैं, और वो ये है कि ये देश के लिए एक बहुत सेलिब्रेशन का मौका है, परंतु ये मेरे यहाँ लाखों लोगों के मसैकर का दिन है। उन पंजाबियों की, मुसलमानों की, हिंदुओं की, सिखों की लाशें बिछी हुई थी। माउंटबेटन ने लिखा है, जब वो ऊपर से उड़ रहा था और पाकिस्तान में फहरा के ध्वज और इधर आ रहे थे 15 अगस्त के जश्न, तो उन्होंने वो आगे लगी देखी थी वहाँ से। यहाँ इस बार अकाल तख्त ने भी ये कॉल दी है कि तमाम सिख कौम और तमाम पंजाबी ये अरदास करें, और पिछली बार प्रधानमंत्री जी को भी याद आया था तो उन्होंने कहा कि हम लोग कुछ पार्टीशन, हॉरर्स, रिमेम्बरेंस डे एक मना लिया जाए। उस दिन का चुनाव उन्होंने अंग्रेजी में किया था, वो उनकी ख्वाहिश है। क्या रिपेंटेंस इज स्टिल पेंडिंग? क्या हमें अभी उस तरह से पछतावा करना, खुद से बात करनी? हैव वी फेस्ड व्हाट रियली हैपेंड? मैं बहुत ही नम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि आपने पंजाबियों का जिक्र किया जी, और मैं मानता हूं कि पंजाबियों के लाश पड़े हुए थे, लेकिन उनमें पंजाबी हिंदू भी थे, बिल्कुल, पंजाबी सिख भी थे, पंजाबी मुसलमान, पंजाबी मुसलमान भी थे। बिल्कुल, और लाश किसने बनाया? पंजाबियों ने बनाया। बिल्कुल, बिल्कुल, पंजाबियों ने एक दूसरे को मारा। एब्सोल्युटली। तो आप क्या रिमेम्बरेंस डे करेंगे? बेहतर है कि बजाय उन दिनों का स्मरण करने का, ये हम तय करें कि ये फिर कभी नहीं होगी, क्योंकि हम सब भारतीय हैं, मुसलमान हों, सिख हों, हिंदू हों या नास्तिक हों, हम सब एक हैं। जब तक कि ये भावना हम सब के दिल में नहीं आती है, तब तक भारत टिक नहीं आई सकता। वॉज मेयरली सजेस्टिंग, क्या खुद से उसके बारे में बात करके उसको समझने के बिना कोई चारा है ये इंश्योर करने का कि ये दोबारा ना हो? पंजाबियों ने एक बहुत बड़ा सबक सीखा 1947 का, और वो सबक उन्होंने अपने बच्चों को समझाया कि ये सांप्रदायिकता जो है, इस पर नफरत करो, सांप्रदायिक मत बनो। तो आज का पंजाब जो है, भारत का पंजाब, और ये जो हिस्सा बना है पंजाब का, यहाँ सांप्रदायिकता खास तौर पर मुसलमान के खिलाफ बिल्कुल है ही नहीं है। बिल्कुल। यदि कोई प्रांत है हिंदुस्तान में जो कि पाकिस्तानियों को पसंद करता है, वो पंजाब है। थैंक यू फॉर सेइंग। यदि पंजाब के गाने आप न केवल यहाँ गाते हो, उस तरफ भी गाते हैं। हमारे गाने सेम है। मेरा तो ये कहना है कि हम एक तिराना बना दें दोनों देश का, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। ऑन दैट नोट तो एक बार फिर ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूँ, परंतु और बात करेंगे पंजाब बारे, आज़ादी बारे, देश बारे, ਤੁਹਾਡੀ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਫਹਿਰਾ ਰਹੇ ਤਿਰੰਗੇ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲਵਲਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਲਵਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਕਮ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਲਈ ਫਿਰਦਾ। ਬਟ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇਸ 75ਵੇਂ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਡਾ ਗਾ ਆਏ ਹਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ 75 ਸਾਲ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੋਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋਤਸ਼ੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚਰਚਾ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਮਨੀ ਸ਼ੰਕਰ ਅਈਅਰ ਜੀ, ਫਾਰਮਰ ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਲੈਣ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਮਨੀ ਸ਼ੰਕਰ ਅਈਅਰ ਜੀ, we were talking with the rest of India realizes पंजाबीज भी एक स्प्लिट पीपल ने, एक स्प्लिट लैंड है। एक आर्टिफिशियल जी लाइन को भी कोई आया, उसने मैप के ऊपर ड्रा कर दी, आधा पंजाब और बहुत से पंजाबी उधर रह गए। इधर वाला पंजाब तो र्यूमर जैसा ही है, 3 करोड़ लोगों का। उधर वाला तो बहुत बड़ा पंजाब है, पाकिस्तान का तो 60% पंजाब जैसा ही है। ये किसका मूर्ख बना है जी? कौन एक दूसरे को मारने लगे 1947 में? कौन मरा रावलपिंडी में, कौन मरा मरी में, और कौन मरा यहाँ अमृतसर में, कौन मरा जालंधर में? अब जबकि हमने
तय कर लिया है, पंजाबियों ने तय कर लिया है कि मालेरकोटला यहाँ रहेगा और वहाँ एक पहलू खान नहीं देगा। कभी बिल्कुल, और ये कभी नहीं जबकि ये है कोटला पर तो आपके खैर यहाँ का गुरु माहौल। गोविंद सिंह की और अकाल पुरख की मेहर है शायद। तो इसलिए मेरा ये कहना है जी कि हम 1947 का रिमेम्बरेंस मत करें, लेकिन पाकिस्तान का जो अमृत महोत्सव है उसको भी हम जश्न मनाएं, और हम यहाँ जो भारत है उसका जो अमृत महोत्सव अगले दिन होता 15 तारीख को, उसको भी हम मनाएं। आई लुक फॉरवर्ड अभी हम हिंदुस्तान दोनों की को, कितनी सेकुलर पार्टीज का ये कॉल देती हैं पाकिस्तान के आज़ादी दिवस के ऊपर। मैं कल जा रहा हूँ पाकिस्तान, मैं वाघा तक जा रहा हूँ जी। और वहाँ 30 पाकिस्तानी मुझसे और मेरे साथियों से मिलने आ रहे हैं, और हम टेलीविज़न पर बस इतना ही कहना चाहते हैं कि आपके 75वीं वर्षगांठ पर मुबारक हो। बिल्कुल, हमारी तरफ से भी सलाम कहिएगा, और इतना कहने से हम दोनों थोड़े थोड़े एंटी नेशनल से तो हो ही गए हैं। यदि आपकी इजाजत हो तो मैं मैं पंजाब की तरफ इस कह बहती दूंगा। गंगा में हाथ धो के मैं भी उतना सा एंटी नेशनल तो हो लूं। अब सवाल ये है, इस रीजन में एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस है, और वो आज तक है, उतनी ही शिद्दत से है कि वो आर्टिफिशियल थी, जबकि हिंदुस्तान में इवन कांग्रेस पार्टी का भी इसमें रोल रहा है। एक बिल्कुल क्लियर सेंस है दैट वाज अ डन डील, हो गया, बन गए, बॉर्डर हो गए, अब वो हार्ड हैं, जियोपॉलिटिकल रियलिटीज ये क्लियर हैं, हम दो देश हैं, हम दोनों को दो अच्छे देशों की तरह, दो अच्छे नेबर्स की तरह रहना चाहिए। आर इंडियंस एक्चुअली अ पार्टीशन पीपल? क्या ये सेंस कहीं देश में और है, और क्या क्या पंजाबी गलत हैं उस इसकी आर्टिफिशियलिटी को लेकर के कि आज तक वो मान नहीं पाया कि हम सचमुच बटे हुए हैं? अभी भी उनके सपनों में वो पंजाब आता है जो अटक से लेके वहां तक आता है, और उसको पंजाबी छोड़ नहीं पाए हैं। इज दैट अ आप ही प्रॉब्लम? ने छोड़ा और आज आप कह रहे हैं कि छोड़ नहीं पाए हैं। मान लीजिए कि भारत पाकिस्तान दो अलग अलग देश मैंने हैं, मान लिया, और कि हमेशा के लिए ऐसे मान रहेंगे। लिया। हमारे बीच में पाकिस्तान और भारत में अच्छे रिश्ते होते, भाईचारा होता, तो तब आपके समझ में नहीं आता कि मैं फ्रंटियर को पार कर रहा हूँ, अभी भी सरहद पार को मैं करके नहीं पार समझ कर में रहा आता हूँ। कि क्या फर्क हुआ है। और आप बड़ी खुशी से अटक चले जाते और वहां जाकर आप डंडोरा पीटते कि ये आपकी बात पलवल तक मानने हम के जाए। बाद भी आई फील कि लाहौर में रहते किसी बशिंदे के साथ दीपालपुर में, ओकाड़ा में, आई हैव मोर इन कॉमन देन जहां से आप आते हैं। चेन्नई में रहते, मुझे मोहब्बत है चेन्नई के लोगों से, बहुत सारे मेरे दोस्त हैं। मैंने कुछ कुछ शब्द सीखे तमिल के, इसलिए कि मैं एक देश की नेशनल न्यूज़ एजेंसी में दिल्ली में काम करता था। परंतु आप, मेरा जो पूरे देश से जो नाता है वो तिरंगे के जरिए तो बन रहा है इस 75 सालों के बाद। कि उनकी छत पे भी तिरंगा चेन्नई में होगा, मेरी छत पे भी तिरंगा, परंतु मेरे गाने, मेरी गालियाँ, मेरे रीति रिवाज, मेरे खाने, मेरे व्यंजन, वो तो दीपालपुर, ओकाड़ा, पाकपटन, साहिवाल के लोगों से ज़्यादा मिलते हैं। तो वो जो सेंस है कि ये आर्टिफिशियल पार्टीशन है, वो है इस रीजन की रियलिटी है। हम ये रियलिटी मान रहे हैं कि दो देश हैं, क्या देश ये रियलिटी मानता है कि एक इतनी बड़ी सांझ है? मुझको लगता है पाकिस्तान में रहने के बाद, और न भूलिए, आप कैसे भूल सकते हैं कि पिछले 40 साल में मैं कम से कम 40 बार पाकिस्तान गया हूँ। जी जी बिल्कुल। तो मैं पाकिस्तान और पाकिस्तानियों से वाकिफ हूँ, और ये मैं आपको बताऊं कि आम पाकिस्तानी जो है वो भारत को चाहता है, और मुझे लगता है कि आम हिंदुस्तानी जो है वो पाकिस्तान को चाहता है। लेकिन राजनीति इस बीच में आ जाती है, और आज का हम माहौल अपने देख के देश का कूटनीति लगता है कि ये सच हो, काश ये सच हो, परंतु और कि हम कूटनीति को ऐसे चलाते हैं कि पैराग्वे से हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, और पाकिस्तान को हम मोनाको समझ से, नहीं ब्रिटिश पाते। वर्जन आइलैंड से भी हो जाएंगे। गजब की बात है। मुश्किल पाकिस्तान की मैं है। समझता हूं कि हमारा सबसे बड़ा विफलता इस पिछले 75 साल में यही रहा है कि हम पाकिस्तान के साथ समझौता नहीं कर पाए हैं। यू हैव बीन अ ग्रेट एडमायरर ऑफ गांधी। गांधी ने जिया वर्चुअली अपने फलसफे को। गांधी ने जिस तरह से बदला हमें, हमारे देश को, दूसरा मैंने आपको देखा जिस तरह से आपने देश को बदला।
और आपने ये सिखाया कि भाई डेमोक्रेसी में जो इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट है, पार्लियामेंट है, हमारी लेजिस्लेट करने की जो हमारी शक्ति है, उससे मैं संविधान को, उस स्टैट्यूट को इस तरह से बदल सकते हैं, 73वीं 74वीं ऐसी एक अमेंडमेंट संविधान में ले आएंगे कि पूरा हिंदुस्तान का नक्शा बदल जाएगा। गांधी ने कभी कहा था स्वराज और देश गांव से चलेगा, परंतु वो जो कॉन्सेप्ट था कि ऐसे ग्राम सभा होगी और डेमोक्रेसी का एक चौथा एक टायर जो है नीचे ग्राउंड पे चलेगा, वो हमें वो बहुत खूबसूरत सपने की तरह तो अभी भी लगता है। मैंने आपकी रिपोर्ट पढ़ी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के ऊपर 20 साल के बाद, और वहीं आपने तो यह तक कहा कि भूल जाइए ग्राम सभा को, हम तो अभी तो सरपंच पति राज चल रहा है, अभी तो सरपंच पंचायत राज भी नहीं हुआ, ग्राम सभा का तो कब होगा। और उसके बाद मनरेगा वगैरह ये सब आई। आपको लगता है ये एक तरीका था देश को बदलने का, और दूसरा ये तरीका है जिससे रिजीम देश को बदल रहा है, दे आर मोर इफेक्टिव, वो अपनी तनदेही से काम कर रहे हैं। गांधी जी ने कहा कि हमारा जो लोकतंत्र है वो गांव से ऊपर जाना चाहिए। गांव के स्तर पर जहां की आम आदमी रहता है, जहां की हमारे गरीबों की बहुमत बहुत ज्यादा है, उनको आप सशक्त बना दीजिए और तभी जाकर देश सशक्त होगा। और हालांकि पंडित जी उनके साथ पूरे सहमत नहीं थे 1948 में, जबकि हमारा संविधान बन रहा था। उसके बाद जबकि पहला हमारा 5 वर्षीय योजना चला जी, उन्होंने देखा कि इसका लाभ तो शहरों में पहुंच रहा है और अमीरों तक पहुंच रहा है, तो जो गांधी जी का कहना था वो बिल्कुल सही है। और उन्होंने बलवंतराय मेहता कमेटी का गठन किया, और उनके रिपोर्ट आने पर आप उनके भाषण देखें जी, तो ज्यादातर वो पंचायती राज के बारे में ही बोलते रहे जी। लेकिन उन्होंने तब सोचा था कि क्योंकि ये पंचायती राज एक ऐसा विषय है जो कि राज्यों के लिस्ट में दिया गया है, इसलिए हमें दिल्ली से दखल नहीं देनी चाहिए, हम एक मॉडल लॉ बना देंगे और हर राज्य को भेजेंगे, जो हुआ। लेकिन हर राज्य तो कांग्रेस का था, तो पंडित जी का कहना था तो उन्होंने लागू कर दिया जी। और पंडित जी के मरते ही पंचायती राज भी मर गया। और आज के दिन 73वीं और 74वीं संविधान हमारे संशोधन हमारे संविधान में आ गए हैं। अफसोस की बात यह है कि कांग्रेस के ही राज्य सरकार बहुत से उन्होंने इस दिशा में सही काम नहीं किया। और मैं अफसोस से कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं लाल सिंह का दोस्त था, अमरिंदर मेरे साथ पढ़े थे, कि पंजाब में भी वो तरक्की नहीं हुई पंचायती राज में जो कि होना चाहिए। आज हम समृद्ध हैं उन दिनों के मुकाबले में, लेकिन जो अंतर है गरीब और अमीर के बीच में वो बढ़ते गया है। और जब तक कि आप पंचायत राज न लाए, तब सही पंचायत राज मुकम्मल तौर पर, तब तक ये अन्याय बढ़ते जाएगा। आज के फ्रेमवर्क से ये सवाल थोड़ा बाहर से था, मुझे लगा कि अगर मनी आए और मैं पंचायती राज की बात ना करूं तो वो कुछ गुस्ताखी जैसा लगेगा। बट आई वांट टू टेक यू बैक टू द 75th इंडिपेंडेंस डे एंड आई वांट टू आस्क दिस। बहुत सारी जुबानी इतिहास आजकल रिकॉर्ड हो रहा है। करतारपुर में जिस तरह से बिछड़े हुए परिवार मिल रहे हैं, देश देख रहा है कि क्या हुआ था, और 75 सालों का वो सफ़र तो वहाँ उस कॉरिडोर में तय हो रहा है। 75 सालों के बाद एक सवाल मुझे कभी कभी जहन में आता है, ये पूछ लेना चाहिए और आप ही जैसे लोगों से पूछना चाहिए, अगर ये नहीं होता पार्टीशन तो फिर क्या होता? नो पाकिस्तान होता ही नहीं, ये जंगें नहीं होती, हमारे पास हम शायद डबली बड़े न्यूक्लियर पावर होते, या और अच्छी बात होती, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती, कुछ एटम बम की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो नहीं होता। देन आई वांट टू टेक यू बैक टू दैट क्वेश्चन, then why don't we go back to the no partition dream? Modi is rewriting history. What is stopping you from even daring to have that utopia? मैं इतना सोच तो लूं, मेरी इमेजिनेशन में है 75 साल के बाद। यदि आप तनाव को बढ़ाना, 75 देश बने पिछले 75 सालों में, यदि आप तनाव को बढ़ाना चाहते हैं, यदि आप सांप्रदायिकता को बढ़ाना चाहते हैं, तो ऐसी बातें होंगी, तो तब आप ऐसी बात करोगे।
जब तक कि आप अपनाते नहीं हो कि तवारीख ने तय कर लिया है कि पाकिस्तान होगा, भारत होगा, और कि भारत पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे हों, वो ही है सही रास्ता। ये सोचना कि यदि पार्टीशन नहीं होता तो तब देश में कोई तनाव नहीं होता आज हम का, नहीं खत्म करेंगे। ये बिल्कुल गलत है और मैं नहीं समझता हूँ मैंने ये मान कि लिया। ये सही दिशा है। मेरा ये कहना है कि आप पाकिस्तान को अपनाओ, भारत को वो अपनाएं और ये कहें कि हम एक दूसरे के साथ अमन से, प्यार से, मोहब्बत से हम रहेंगे। Many a person as well read as you are, you know, longing is a political feeling. इच्छा, तमन्ना, शिद्दत से चाहना, इतनी मोहब्बत दिल में रखना, ये बहुत राजनीतिक कदम होता है। लोगों ने मोहब्बत से बहुत कुछ किया है। आपको, आप जानते हैं बर्लिन वॉल मोहब्बत से और लॉन्गिंग से गिरी होगी। बर्लिन वॉल तो रूस ने बनाया, जर्मन ने कहाँ बनाया? ये इन होने पंजाबियों ने पर कहा बनाई। ये चलिए, देशों की आपसी पॉलिटिक्स, देखिए, कौमों की ऊपर मैं के एलीट बैठे हुए सरकार की गोलमेज बात कर रहा कॉन्फ्रेंस में, हूँ। उनकी पॉलिटिक्स। मैं आप चलिए वहां लाहौर और यही बात कहिए और एकदम वहां भी नफरत मुश्किल होगी, पैदा होगा। वहां भी मुश्किल वहाँ होगी। कुछ होंगे, हाँ बिल्कुल। लेकिन बहुत चंद। हम्म पाकिस्तानी अपने मुल्क पर गर्व रखता है और उस गर्व को छेड़ने में आप लगे हो तो कुछ सही नहीं निकलेगा। हमें मानना चाहिए कि पाकिस्तान है, कि पार्टीशन हो गया था और अब हम भाईचारे के साथ, अमन और प्यार के साथ हम उनके साथ रहे। एक बार आपने कहीं कहा था, अब मुझे याद नहीं, बहुत साल हो गए, शायद दशक भर से भी ज़्यादा हो गया, आपने कहा था कि एक मरने का प्लान है मेरे पास, मुझे क्लैरिटी है दैट आई विल डाई अ फ्रस्ट्रेटेड मार्क्सिस्ट। और एक तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अभी कोई प्लान में कुछ बदला है या आप अभी भी कहीं पे मार्क्सिस्ट हैं इतने, और इतने ही फ्रस्ट्रेटेड भी हैं? और दूसरा ये, वहाँ वापस अपने घर में क्या तिरंगा लहरा रहा है आपके घर भावना पे? में मैं मार्क्सिस्ट अब भी हूँ। मतलब मैं समझता हूँ कि दो चार नारे जो मार्क्स ने दिया उसको हमें अपनाना चाहिए, अपना बनाना चाहिए। जो उन्होंने कहा, वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, यू हैव नथिंग टू लूज बट योर चेन्स। मैं वर्कर्स को निकालकर गरीबों की बात करूंगा। यू यूनाइट। मनी, इज देयर अ ट्राइकलर फ्लटरिंग आउट ऑफ योर हाउस? क्या आपके घर पे तिरंगा, जी, आपके घर पे तिरंगा आज फहरा रहा है? मैं चंडीगढ़ में बैठा हूँ और फिर कल, आज दोपहर को मैं जा रहा हूँ अमृतसर। जा, हाँ, और वहाँ से पाकिस्तान का झंडा दिल्ली फहराते जब वापस निकले हुए। लौटता हूँ तब देखा जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनी। आपने बंटवारे की बात की। हमारे तो बहुत लोग बांटे गए, हम सब लोग तो ਅਸੀਂ ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਫੀ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀ। ਰਫੀ ਦੇ ਭਰਾ ਬਾਪ ਸਭ उधर ही रह गए। आखिरी बार रफ़ी बस बाप की डेथ से उधर गए सी। इंतज़ार हुसैन भी ऐसे ही हैं, बस्ती वाले, वो भी सब कॉन्टीनेंट के इस बड़े सगीर दे इन्ने वड्डे लेखक ने जिन्होंने पार्टीशन बारे इन्ना लिखा है। तो इंतज़ार हुसैन की मैंने एक गल याद आई, उन्होंने हमारे अहद का अदब लिखा 63 के आसपास में। उन्होंने लिखा कि कुछ लोग तो माइग्रेट कर गए और दूसरे कंट्री में चले गए, कुछ लोग 1 इंच भी नहीं हिले, ऐसे बैठे थे, उनके पाँव के नीचे की ज़मीन बदल गई और वो अचानक नए देश में थे, वो अचानक पाकिस्तानी हो गए। जिस तरह से हम आज बैठे हैं और बातें कर रहे हैं, कभी कभी ये लगता है कि बाहर कोई इतना काम कर रहा है और देश को इतना बदल रहा है कि हम अपने ही देश में फॉरेनर जैसे हो गए हैं, हम किसी नए देश के बशिंदे बनते जा रहे हैं। जे तक किसी ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਵੇਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਹਰ ਘਰ ਤਿਰੰਗਾ ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਰੇ ਤੇ ਕਾਰਗਿਲ ਤੇ ਜਵਾਨ ਖੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਬੜਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਵਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਫਾਲਟ ਲਾਈਨਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬਰੇ ਸਗੀਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਸਾਰਕ ਦੀ ਵੱਡੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਲੇ ਸੁਪਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ इंश्योर करना पेगा, ये गल पक्की करनी पेगी कि साडे बैठिया कोई साडे पैरों थले दी ज़मीन ना बदल दे, ताकि 75 साल बाद अज तो जदों दो लोग बैठ के टीवी ते गल करन तां वो शान नाल कह सकन कि मेरे लोगों ने किहड़ियां लड़ाइयां लड़ियां तां जो ये देश एक रहा ते छत ते मान नाल कोई तिरंगा, कोई झंडा, कोई निशान साहब, कोई झूल ते निशान रहे पंथ महाराज के फहरा रहे सन। अज लिए इन्ना ही, धन्यवाद। तो जिन्नी को आज़ादी है, जैसी भी है, मुबारक।